दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन सदन में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से संपर्क किया ताकि इस गतिरोध का कोई समाधान निकाला जा सके। सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने परिसीमन बिल और महिला आरक्षण संशोधन बिल पर कांग्रेस का सहयोग मांगा, जिन्हें सरकार मौजूदा सत्र में फिर से पेश करने की इच्छुक है। वहीं राहुल गांधी ने सरकार के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अखिलेश यादव ने बुधवार को छोटे लोहिया कहे जाने वाले समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मणों को साधने का बड़ा दांव चला। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नई परिभाषा पेश की। पीडीए के पी को सबसे पहले पिछड़ा, फिर पीड़ित और फिर प्रेम बता चुके अखिलेश यादव ने पी का मतलब पंडित बताया। उन्होंने कहा कि जब से कुछ लोग पीडीए से हारे हैं तब से इसकी नई नई परिभाषा बताते हैं, तो पीडीए में पीडी का मतलब पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि SIM की रिपोर्ट में E20 ईंधन से गाड़ियों को होने वाले नुकसान का खुलासा हुआ था, जिसे सरकार ने दबाव बनाकर वापस करवा लिया। अरविंद केजरीवाल ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, E20 पेट्रोल में क्लोराइड और नमी की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। इसकी वजह से सड़कों पर दौड़ रही आम लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। वहीं दोस्तों, योगी सरकार ने अखिलेश यादव के समय के विवादित मदरसा विधेयक 2016 को विधानमंडल के दोनों सदनों से वापस ले लिया है। यह विधेयक संवैधानिक और कानूनी पेचीदगियों के कारण करीब एक दशक से लंबित था, जिस पर तत्कालीन राज्यपाल ने अभी आपत्ति जताई थी। इसी के साथ आगे देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव की भेंट चढ़ गया। 3 दिन तक चले हंगामे के बीच न तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो सकी और न ही अनुपूरक बजट पर बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समक्ष आए सपा सदस्यों के हंगामे और शोर शराबे के बीच बुधवार को 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से बिना चर्चा के पारित किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड की गई पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसी पोस्ट घिनौनी, अपमानजनक, अश्लील और मानहानि करने वाली है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी पोस्ट के लिए ऑनलाइन कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर हर कोई, खासकर युवा पीढ़ी, उन्हें देख सके। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने के फैसले से जिले के वरिष्ठ महिलाओं में खुशी की लहर उठ चुकी है। महिलाओं ने इसे सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सरकार के निर्णय का स्वागत किया। सरकार के फैसले के तहत पात्र महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान किराया नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार $42 अरब के रणनीतिक ईंधन भंडार के लिए फंड जुटाने पर विचार कर रही है। इसके लिए रसोई गैस और प्राकृतिक गैस के उपयोग पर शुल्क लगने की संभावना है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ सकती है। ईरान संघर्ष के चलते दुनिया इस समय एनर्जी संकट का सामना कर रही है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में आई दिक्कतों से पता चला कि सप्लाई चेन कितनी कमजोर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संसद चलो मार्च से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एजेंसियों को संयम बरतने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि युवाओं को शांत करने, उनसे बातचीत करने और परामर्श देने की आवश्यकता है ताकि हिंसा को रोका जा सके। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ गुमराह लोग पत्थरबाजी भी करते हैं तो भी युवाओं को शांत करने और बातचीत करने की जरूरत है, उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत होती है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में भारी हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पार्टी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। शरद पवार की एनसीपी ने मंगलवार 4 अगस्त को पार्टी प्रवक्ता के पद पर हुई सभी मौजूदा नियुक्तियों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। शरद पवार एनसीपी में अब सिर्फ 2 प्रवक्ताओं को पद पर रहने दिया गया, बाकी सभी प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। शरद पवार एनसीपी में अब सिर्फ 2 प्रवक्ताओं को पद पर रहने की अनुमति दी गई है।
वहीं देखिए दोस्तों, संसद परिसर में राम मंदिर चंदा विवाद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मक्कर द्वार और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर तीखे प्रहार किए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर जुटाए गए चंदे में भारी गड़बड़ियां हुई है और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने से लगातार भाग रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की जमानत जब्त होने के बाद सबसे ज्यादा असर लालू यादव की पार्टी और उनके परिवार पर देखने को मिला। नतीजे के बाद लालू परिवार के 4 सक्रिय नेताओं ने 4 तरह के बयान दिए। किसी की बात एक दूसरे से मेल नहीं खाती दिख रही है। तेजस्वी यादव ने इसे भाजपा की हार बताया, तो वहीं तेज प्रताप यादव ने एक कदम आगे बढ़कर प्रशांत किशोर को बधाई दी। मीसा भारती ने जनसुराज को भाजपा की लोमड़ी बता दिया, तो रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर के संघर्ष की सराहना करते हुए तेजस्वी पर सीधा तंज कसा। बांकीपुर उपचुनाव में चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत को लेकर कई बड़े संकेत दिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है। उन्होंने साफ किया कि वह अपने राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय हार स्वीकार करना पसंद करेंगे। अगर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उन्हें सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव में से किसी एक के साथ जाना पड़े तो वह ऐसा नहीं करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस के 2 विधायकों के इस्तीफे को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इन विधायकों ने राज्य कैबिनेट के विस्तार में जगह न मिलने के कारण विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। डीके शिव कुमार ने कहा वो सभी राजनीति कर रहे हैं और कहा कि इस्तीफा देना राजनीति का हिस्सा है। जो इस्तीफा देना चाहता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसे मैं कुछ ही मिनटों में मंजूर कर दूंगा। अगर वे पार्टी और अपना राजनीतिक भविष्य चाहते हैं तो उन्हें बना रहना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। आबकारी घोटाला केस में सुनवाई के दौरान इंटरनेट मीडिया पर न्यायमूर्ति कांता शर्मा के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें बदनाम करने के आरोपों पर आपराधिक अवमानना का केस लगातार जारी है। इस केस में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज समेत अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। वहीं देखिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्राट चौधरी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पूरे सरकारी और पुलिस तंत्र का इस्तेमाल विधायक को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार के लगभग 150 दिनों के कार्यकाल में 2 अधिकारियों की हत्या हो चुकी है। इसी के साथ आगे देखिए। E20 पेट्रोल के विरोध में 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पैदल मार्च करते हुए उनके आवास जा रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में रोका, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल लोगों से मिली 2,33,000 से ज्यादा पिटीशन के साथ सड़क पर ही धरने देकर बैठ गए। पीएम से मिलने की मांग उठाने लगे। पुलिस ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना नहीं चाहते और सारी पिटीशन लेकर धरना खत्म करा दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में अमेरिका से एथेनॉल खरीदकर देश पर थोपना बंद करे। चलिए अगला अपडेट देखिए। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में खेती और किसानों पर फोकस बरकरार रखा। अनुपूरक बजट में 232 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें 2 नई योजनाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई। नई योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए और सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को 50 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं देखिए दोस्तों, शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की पुलिस हिरासत से रिहाई के कुछ ही घंटों बाद डीएमके ने मुख्यमंत्री विजय पर तीखा पलटवार किया। एमके स्टालिन ने कहा, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने विजय सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। इसी के साथ आगे देखिए। हरियाणा भाजपा की नई प्रदेश टीम के साथ पहली औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगठन के लिए स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा तैयार किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देश दिए, मतदाता सूचियों के SIR दूसरे चरण में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित न रहे, जबकि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। वहीं अगला अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए 1655 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाते हुए जरूरतमंदों तक समयबद्ध लाभ पहुँचाना।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त के अंतिम सप्ताह में जिले में आने की संभावनाओं ने प्रशासन व शासन स्तर पर हलचल तेज कर दी है। इस दौरे को देखते हुए करीब 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को अपने अपने काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल के E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च से आधे घंटे पहले ही दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की घेराबंदी की। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान तैनात किए गए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने यात्रा को अनुमति देने से इनकार किया था। यह यात्रा E20 पेट्रोल के विरोध में आयोजित की जानी थी। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है, न तो केजरीवाल और न ही उनकी पार्टी ने करीब 100 लोगों की इस यात्रा के लिए औपचारिक अनुमति मांगी थी। इसी के साथ आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश भवन और कर्मकार कल्याण बोर्ड ने डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए मजदूर, ठेकेदार, बिल्डर और निर्माण एजेंसियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकती है। ऐप का उद्देश्य पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को डिजिटल बनाकर श्रमिकों को रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। चलिए आगे मौसम अपडेट पर नज़र डालते हैं। देखिए, दिल्ली NCR समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। उत्तर भारत में मानसून फिर से जोर पकड़ने लगा और लगातार बारिश हो रही है। वहीं दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों में बाढ़ जैसे हालात है। इधर दिल्ली, UP, राजस्थान जैसे राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। IMD का कहना है कि कल देश के 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। इसमें दिल्ली, UP, बिहार, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत कई राज्य शामिल है।